Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel. So this is the second session of previous year questions, and we are doing polity previous year questions. In the last session, we had done 21, 20, and 19 questions. So now we'll do PDF in sequential manner. We'll go topic by topic. And one request to all of you guys, like हमारा पर्पज ये है ना कि रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू करना है, मतलब कि क्वेश्चन को लेके हमें डीप जाके डिस्कस करना है ना, तो सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड इफ पॉसिबल प्लीज ओपन योर लक्ष्मीकांत, प्लीज ओपन योर नोट्स. बस सुनना मत, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना, गूगल सर्च करके ओपन करके, है ना. कंटिन्यू कर लो सर, स्टार्ट कर लो. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 वाला ही है. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट. तो आर्टिकल 14 एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट पहला ऑप्शन है. सेकंड है आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी. थर्ड ऑप्शन है 21 एंड द फ्रीडम ग्रांटेड इन द पार्ट 3. फोर्थ है 24th आर्टिकल एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट. हाँ सर, आंसर तो बताइए, फिर बाकी आर्टिकल बताओ मुझे. 14 और सेकंड में क्या क्या है, 14 और सेकंड 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या आया था. आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी हो गया ना, ईपीएल ईबीएल वगैरह. रूल ऑफ लॉ. सेकंड, हाँ, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, एविडेंसी का. 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कोर प्रोविजन कोई लक्ष्मीकांत में देख के बता दे जल्दी जल्दी. यार वो तो बहुत कुछ है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. Okay, 42nd Amendment Act of 1976. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah, so added 3 new words: socialist, secular, and integrity in preamble. Added fundamental duties, that is part 4A of Constitution. Then made President bound by the advice of Cabinet. And I'm just telling you the important ones. If there is 5 subjects transferred from stately to concurrent. कौन कौन से थे? फॉरेस्ट था, एजुकेशन था, और एनिमल्स, एनवायरमेंट एंड हो गया, बर्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ओके. And facilitated the proclamation of national emergency in a part or territory of India, because previously वो पूरे इंडिया को कवर करता था. Then provided for creation of all India judicial service, which I don't remember article. I guess 312 में allow करते हैं by राज्य सभा. I think these are all. I think it also, made provisions for administrative tribunals. 323A, part 14A, and 323B. 42nd अमेंडमेंट. हाँ सर, ए है ना, मतलब 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, बी में अदर ट्रिब्यूनल्स है. जी, बी का नहीं पता कि कब आया. हाँ, ये दोनों एक साथ ही आए होंगे ना, फिर मतलब अलग अलग. नहीं यार, मेरे पास स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लिखा है, आर्टिकल 323A. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बाकी नहीं पता. ओके. चलो, फिर ये जो प्रेसिडेंट वाली एडवाइस है उसको रिवर्स भी कर दिया ना कि वन टाइम वो कर सकते हैं, मतलब कि जो 42nd में थी. हाँ जी, 44th में कर दिया. उल्टा बोल रहे हैं. 42nd में बाइंडिंग करा था. हाँ, 42nd में उसमें लिबरल कर दिया ना कि एक टाइम वो करवा सकते हैं ऐसा कुछ. नहीं उल्टा बोल रहा है. 42nd में बाइंडिंग किया था, वो 44th में किया था, आप जो बोल रहे हो. 45 में लिबरल किया ना, 44 वाले में. 42nd में बाइंडिंग किया था, फिर 44th में जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने लिबरल कर दिया था, दैट तुम फर्स्ट टाइम सेंड कर सकते हैं बैक, एंड देन बट देन आफ्टरवर्ड्स इट इज बाइंडिंग. हाँ ठीक है. ये बी ऑप्शन में आर्टिकल 17 ये अनटचेबिलिटी वाला है. अच्छा, एक और चीज किया था 42nd अमेंडमेंट ने कि इट हेल्ड दैट डीपीएसपी इज मोर सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट एंड एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31 टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स. एंड इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था, एंड ओनली 2 or 3 थिंग्स के लिए करा था. क्या याद है किसी को क्या किया था?
हाँ 39 बी और सी के लिए अलाउ किया था उन्होंने, बाकी के लिए हटा दिया था। बोला था जहाँ पे 31 सी आएगा वहां पे जो 14 है वो नहीं आएगा प्ले में, और 39 बी और सी को अगर देने के लिए मतलब हम लोग कर रहे हैं तो फिर वो नहीं हो सकता है, इनइक्वलिटी वाला है ना जो वो वाला। हाँ, एंड एक और चीज करी थी कि इमरजेंसी प्रोविजंस कैन बी अप्लाइड फॉर ईदर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पहले नहीं था इसके पहले ये। हाँ वो तो उन्होंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब बताओ कि 44 में क्या क्या हुआ था, जो भी आता है बोल दो सब लोग। प्रेसिडेंट वाला ही होगा। प्रेसिडेंट वाला हुआ, राइट टू प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर्टी। वगैरह के बारे में था, इमरजेंसी रिलेटेड इशू था। 44th अमेंडमेंट टर्म में जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो ओरिजिनल टर्म को रिस्टोर कर दिया था 5 साल के लिए। मतलब समझा नहीं यार, क्या किया था एग्जैक्टली, पहले क्या किया था और अभी क्या किया? पहले उसको 6 years कर दिया था, फिर 5 years कर दिया था 44th में, वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 42 में ही उन्होंने लोकसभा सारे का 5 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया, उसको रिवर्स किया गया 44th में, यही बोल रहे 44th में, हैं। एंड आज देन हमें पता इमरजेंसी नहीं में, चलता। जी यस हाँ सर, हाँ, इमरजेंसी में इंटरनल अच्छा, डिस्टरबेंस एक को और चीज रिप्लेस कर दिया 44, था बाय आर्म्ड हाँ रिबेलियन, करेक्ट करेक्ट, जो वो गुड की पॉइंट। टर्म था। राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, इमरजेंसी में एक और चीज था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड गिव इट इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये चीज करी थी नेशनल इमरजेंसी में। यस, एंड अच्छा, डिटेल्स एक और पे चीज में भी इमरजेंसी में चेंज करी हुआ थी कि था। एक बार इमरजेंसी का कर लेते क्या पहले, फिर डिस्कस करते हैं बाकी। हाँ फिर करते हैं। इमरजेंसी में एक और था कि 1/10 ऑफ एमपीज रिटर्न नोटिस देके स्पीकर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि स्पेशल सिटिंग लेके आओ लोकसभा के लिए। 1/10 ऑफ एमपीज रिटर्न नोटिस देंगे एंड लोकसभा में स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट स्पेशल सिटिंग बुलाएंगे, एंड उन्होंने अगर सिंपल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास कर लिया तो इमरजेंसी बंद होगी। राइट, एंड एक और चीज करा था, इमरजेंसी का ही लग रहा है मेरे पास, तो 5-6 पॉइंट लिखे हैं इमरजेंसी के। एक और चीज किया था कि आर्टिकल 19 के बाद में ऑटोमेटिकली सस्पेंड एंड रिवाइव करेगा राइट्स को, लेकिन वो चीज ओनली एंड ऑन एक्सटर्नल थ्रेट होता है ना, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, उसी केस में होगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 का। ठीक है सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। और कुछ है ऐड करना है? आप कुछ बोल रही थी कांचन, बताइए सर कोई। डीपीएस पे भी 44th अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसमें मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऐड किया था अंडर आर्टिकल 38। ओके, 21 में आएगा ये, ठीक है। आंसर बताइए सबको। ये क्वेश्चन एक और रिपीट भी चीज हुआ ना प्रेसिडेंट, क्या क्या? इसी साल रिपीट हुआ ना शायद, ये 21 में यूपीएससी ने दोबारा पूछा ये क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी वाला। ओके, एक और चीज हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल जो है, सॉरी प्रेसिडेंट का जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस, उसको रिकंसिडरेशन वापस भेज सकता है, ये चीज इसमें किया था। हाँ 44th वाले में। हाँ 44 में किया था। ठीक है यार, आगे चलते हैं, काफी टाइम हो गया। ये वाला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट जो है अपने उसमें क्या क्या दिया हुआ है ये बताना है आप लोगों ने। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, abolition of untouchability, protection of interest of minorities, prohibition of employment of children in the factories and mines. तो राइट अगेंस्ट 17 हो गया वो। तो पहला तो है ये 23 वाला, तो कोई पढ़ सकता है ये आर्टिकल जो है कौन कौन से आते हैं इसमें? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं। सो इसमें जो आर्टिकल 23 है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एंड आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। हाँ ठीक है। ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, ये तो फिर अपना राइट टू इक्वलिटी में आ जाएगा 14 से 18 में, ठीक है।
और ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वाला 25 से 28 में है ना? राइट। हाँ, ये कौन सा है, क्या नाम है इसका? ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज सर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आएगा, हाँ ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30। हाँ 1 और 4 है इसका। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ये तो चलते हैं। इसमें एक अप्रोच ला सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप ना इसमें नेगेशन की एंगल से जाइए। अगर मतलब आपको कहीं एग्जाम टाइम में प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, फंस गया आप, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा उस समय, फिट नहीं कर रहा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो सबको पता होता है, आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक है। हेलो, हाँ, तो उसको काट देना आप सीधे सीधे। सेकंड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? आप थोड़ा ऊपर करोगे, स्क्रॉल करोगे तो दिख नहीं रहा है। हाँ, दो काट दो, क्या बचा? सी बचा। समझ रहे हो आप? हाँ यार, आसान हो जाता है काम। ये तो वैसे भी इजी एलिमिनेशन क्वेश्चन। करते हुए चलोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत कुछ। चलो आगे चलते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। फंडामेंटल है, नेचुरल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है। लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स में मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? लीगल स्टैट्यूटरी हो गया, कोई पार्लियामेंट का लॉ बन गया, उसके एंगल से बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक्सप्लिसिटली वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। नेचुरल राइट हो गया वो लॉ का ट्रेडिशन टाइप का। इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटल हाँ, राइट्स तो वही आपको पता ही है, थ्री, नेचुरल लॉ पार्ट थ्री। के इंटरप्रिटेशन। नेचुरल राइट को हम बर्थ राइट भी कह सकते हैं। बर्थ कौन राइट कौन या से हैं वही दोनों आप present? टेक्निकली बता रहा हूँ, ये टेक्निकली जॉन लॉक ने दिया था नेचुरल राइट का, लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी करके। ठीक है, तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या है डिफरेंस? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब फंडामेंटल एक सुप्रीम राइट है, ठीक है, जो आपको दिया ही गया है स्टेट को रोकने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो प्रिंसिपल्स, और तो आपको पता है, आपको इन्फ्लुएंस उस फंडामेंटल जैसे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है वो फंडामेंटल राइट के, वो 12 से वो 32 जो है ना, प्रॉपरली पार्ट उसमें थ्री मेंशन्ड सर, नहीं है। हाँ, पार्ट बाकी थ्री बाहर वाले चले जाइए तो फिर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो लीगल होगा, नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लीगल तो होगा ही ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, जैसे प्रॉपर्टी वाला हमने कोई एक्ट बनाया होगा तो वहां से निकल रहा है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वी हैव मेंशन स्पेसिफिकली फॉर सिविल लिबर्टी एंड ऑल दैट थिंग, जहां तक मुझे लगता है। बाकी क्या हम डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हैं? डीपीएसपी वो राइट ही नहीं है ब्रो, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अरे एक चीज बताओ, इसमें इतना डिबेट होने वाली बात है क्या एग्जैक्टली? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम इस चीज पे? फिर ये पूछा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को नहीं समझ आया है तो, लेकिन आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये चीज। द राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? लीगल है, जजमेंट आया है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब उसमें अब 301 में तो है, 301A बोलते हैं ना, तो वो भी कह सकते हो। और लेकिन जजमेंट में अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आदमी ना। अरे लेकिन नहीं, अगर देखा लीगल जाए देखो सब कुछ, देखो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनली लिखना उसको, जो अगर टिक मारोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली करना, क्योंकि उसमें आर्टिकल दिया है बस, सीधी बात है। देखो पहले वही कह रहा हूँ मैं, ये सारे जो है ना, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फंडामेंटल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाएगा। यू हैव टू चेक मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। कोई राइट अगर लीगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो यू हैव टू मार्क कॉन्स्टिट्यूशनल। और कोई राइट फंडामेंटल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो यू हैव टू मार्क फंडामेंटल राइट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो मार्क करना है ना अपने को। हाँ सर। और जैसे कि आप जैसे राइट टू वोट है, वो भी काफी कोर्ट्स ने बोला वो हमारा लीगल राइट है, पर यूपीएससी ने आंसर सी दिया है, बिकॉज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन अवेलेबल है ना यहाँ पे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन नहीं होता तो हम लीगल चले जाते हैं। लीगल राइट में
कोर्ट की कोई बैकिंग नहीं होती, बस इतना ध्यान में देना है। फंडामेंटल राइट्स में कोर्ट्स आपके ओके साथ होता है। फिर अगला है इन द यार कॉन्टेक्स्ट। लीगल राइट में भी तो होता है ना, लीगल राइट्स में भी कोर्ट के पास जा सकते हो तुम, बस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो रिट के माध्यम से, बट अदरवाइज यू हैव दैट ऑप्शन, यू कैन गो टू कोर्ट्स, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर ये राइट और ड्यूटीज का है, बताओ इनके बारे में। आंसर तो यही है, राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स। किसने बोला था ये राइट एंड ड्यूटी आर कोरिलेटिव? गांधी। गांधी ने गांधी जी बोला ने था। बोला था। ठीक वैसे है। कल परसों ही राजीव भार्गव का एक आर्टिकल आया था, आई थिंक कल ही या आज ही होगा शायद, इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी वही बात कर रहे थे कि राइट्स एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव है, एंड अगर कोई मतलब ऐसा बोल रहा है ना कि ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू असर्व पावर, इट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मिनिस्टर्स। फिर ये ऑप्शन दिया राइट्स आर पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, ये तो गलत ही है। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी द सिटीजन्स। नहीं, ऑप्शन सी भी तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है सर, देखो तो इतना गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट है, ड्यूटीज बट नॉट राइट। ये वो सुप्रीम हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम जो है ना, स्कीम को होलिस्टिक तरीके से देखना है। अब चूंकि आज हमारे दोनों है राइट्स और ड्यूटीज और गांधी जी का आइडिया, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में देखेंगे कि दोनों है, तो दोनों को हार्मोनी में रखते हुए उसी मीनिंग को लेंगे। हाँ वो तो है। चलिए ये है, one of the implication of equality in the society is absence of privilege, restraint, competition, ideology. तो यही है, लेकिन इसमें एलिमिनेशन करके जाना पड़ेगा आपको अगर एग्जाम टाइम में जा रहे हैं तो। नहीं, इसमें क्या एलिमिनेशन करना है, प्रिविलेज नहीं होने के लिए तो। आइडियोलॉजी नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम्म, एंड लिबर्टी का होता है रिस्ट्रेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। बी और डी कट गया, अब देख लीजिए ए और सी में क्या बेस्ट लग रहा है आपको। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपको कैसा दिमाग चलाना चाहिए। से भी जब इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट को जो थिंकिंग करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, तो किसी को प्रेफरेंस देना, उसमें इक्वलिटी की जगह इनइक्वलिटी हो जाता है, भले प्रेफरेंस डायरेक्ट दे या इनडायरेक्टली हो जाए, तो प्रिविलेजेस नहीं देना है। डिग्निटी की बात आती है ना, वहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात आती है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे तो हाँ, तो प्रिविलेज वही हो जाता है जी। सेकेंड थिंग जो हमारे में रिपब्लिक लिखा हुआ है ना प्रियम्बल में, उसका एक मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, सेकेंड मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन, क्योंकि कोई भी बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ कोई राजा का डिवाइन थ्योरी टाइप का नहीं। राजा का बेटे राजा ठीक बनेगा है, वैसे। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ और वैल्यू ऐड करना है तो कर लीजिए, किसी को कुछ भी बताना हो, किसी को न्यूज़पेपर आर्टिकल, एनीथिंग इन द लक्ष्मीकांत रिवाइज करना हो क्विकली, बोल दो। इक्वालिटी के राइट कौन से हैं? 14, 15, 16, 17 क्या है वो? वही है, 14 तो रूल ऑफ लॉ है, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में फिर अपना ये Discrimination नहीं on account of race, religion, caste, creed, sex. और अनएम्प्लॉयमेंट है 16, हाँ 17 अनटचेबिलिटी है, हम्म, 18 कुछ है, टाइटल्स 16 क्या है, 16 क्या है? इक्वल ये अपॉर्चुनिटी। मतलब एम्प्लॉयमेंट के नाम employment. पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऑन द बेसिस रेस, कास्ट, क्रीड, रेजिडेंस। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किस में आएगा? ये 16 में है ना, 16(5) में। 16 और 15 में शायद 16 क्लॉज 6। हम्म, थे चारों आर्टिकल्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ओनली सिटीजन्स के लिए, ट्रू और फॉल्स? 15, 16, 19 है ना।
और 29। करेक्ट, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये है ओनली सिटीजन के लिए, राइट? दैट मीन्स कि 14 एंड 17 आर अवेलेबल फॉर बोथ फॉरेनर्स एंड ये, है ना? और क्या है इन 4-5 आर्टिकल में इक्वालिटी के बारे में, और क्या इंपॉर्टेंट है? फिर आई थिंक आर्टिकल 16 में जो ये है ना ग्राउंड्स, उसमें 2 और एक्स्ट्रा एडिशन करे हैं अपार्ट फ्रॉम RRCSP। एक क्या तो है वो? रेजिडेंस वगैरह है। डिसेंट एंड रेसिडेंस ना। दूसरा क्या है? Place of डिसेंट birth. Decent. चले फिर आगे। इसमें और ये कुछ है क्या? इसमें इक्वालिटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट है? अच्छा एक चीज बताना, आर्टिकल 15 इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पार्टीज, ट्रू और फॉल्स? हाँ हाँ ट्रू है सर। व्हाट अबाउट आर्टिकल 14? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ सब पे हाँ, लगेगा ना। वो भी सब पे लगेगा, प्राइवेट पार्टीज के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हो? शायद नहीं सर। प्राइवेट पार्टी आपका नहीं, रूल मतलब लीगल रूल को जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं अगर प्राइवेट पार्टीज, तो लगेगा उन पे भी। यार ऐसा स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है, सिर्फ 15 में मेंशन है एंड आई थिंक 17 में होगा शायद ना। आंसर नहीं है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, तो इक्वालिटी रखना है। अगर वो आ जाते उस एम्बिट में तो पॉसिबल है कि प्राइवेट वाले को भी उसमें इम्पोज्ड है। ठीक है चलो आगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। ये राइट्स वाला अगला सवाल देख लो भाई, करेक्ट पूछा है। राइट आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द स्टेट, क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। सेकंड है राइट्स आर द प्रिविलेज which are incorporated in the constitution of a state. Right are the claims of citizen against the state. Right are the privilege of the few citizens against the many. ये सिंपल डेफिनेशन ही है राइट्स का, बाकी कुछ नहीं है। हाँ इसमें तो वही होगा आंसर, है ए ही आंसर होगा ना। सी होगा सर, ये कैसे होगा? ये होगा सी, क्लेम्स वाला ना। ये नहीं होगा। सिटीजन के पास है ना राइट्स, पावर, मतलब उसको रोकने के लिए, बांधने के लिए स्टेट। अच्छा माय बैड, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं उसको, सी होगा। हाँ चलो फिर आगे। ये तो देख लिए थे हमने प्रेम्बल वाले तो। ये देखो भाई, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। अप्लाइड पूछा है इन्होंने थोड़ा, ये लिमिटेशन ऑफ द पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, 3 कट जाएगा। लिमिटेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया ना। आंसर क्या सी है? लिबर्टी एंड सिविल राइट्स है क्या? हाँ, नहीं, रूल ऑफ लॉ, सिविल राइट। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब कि लॉ होना चाहिए, रूल, उससे ऊपर कोई नहीं होगा ना। सिविल लिबर्टी अवेलेबल हो लोगों को, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। सर सी होना चाहिए, 1 2 4 उसका। लक्ष्मीकांत में रूल ऑफ लॉ के जो फीचर दिए गए वो बताओगे कोई पढ़ के मुझे वहां से? कौन पढ़ रहा था लक्ष्मीकांत? ये थोड़ा
इम्प्लिसिट है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, मतलब ये हो गया सिविक वर्च्यू हो गया ना। तो सिविक वर्च्यू मतलब जरूरी नहीं है रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो जरूरी है, ठीक है। एंड आप एलिमिनेशन करते जाइए ना तो आंसर के पास पहुंच ही जाएंगे आप। अरे आंसर तो पता ही है सर। रूल ऑफ लॉ का बताओ मुझे फीचर। आंसर आप सही सोच रहे हो, सी है। रूल ऑफ लॉ के there is a written law, there is हम्म, an enforcement of law, equal protection of law, हो गया रूल ऑफ लॉ। नहीं सर, वो शायद ये नहीं पूछ रहे थे। ही वाज आस्किंग अबाउट कि रूल ऑफ लॉ का जो एवी डाइसी ने दिया हुआ है ना, वो 3 हाँ, फीचर जो बताए हैं शायद। एक है नो पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड है प्राइमेसी ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया में नहीं है। अपन के केस में ये नहीं है। हाँ ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के केस में ये बेसिक फीचर बोला हुआ है। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर आइए, फिर कुछ और ऐड करना है। ठीक है सर, चलो आगे। फिर ये है लॉ एंड लिबर्टी में आपने रिलेशन बनाना है, सबसे बेस्ट जो होगा। यार ऑप्शन ये पहला है, क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 11th एंड 12th की पॉलिटी एनसीईआरटी है ना, दे आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ। पॉलिटिकल थ्योरी नाम की एक बुक होती है ना, वो जैसे बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है। स्टेट का डेफिनेशन पूछा इन्होंने, वो वही दिया है, मैं देख रहा था उसमें वही दिया हुआ उन्होंने, अच्छे से दिया हुआ, सेम तो वहीं एक से बार उठाया देख उन्होंने। लीजिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी होती नहीं बुक, छोटी सी है एनसीईआरटी में। पहला ऑप्शन है देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, नो लॉ नो लिबर्टी, इफ देर इज अ लिबर्टी law have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger। इसका क्या बी होना चाहिए ना? आई थिंक पहला तो बोल रहा है कि लेस लिबर्टी होगा, तो गलत है ना लॉक का काइंड कोट है, लॉक का कोट है, इफ देयर इज नो लॉ नो देयर इज नो लिबर्टी। ओके, मैं बोला था ये बात। आंसर बी है। तो क्या बोला लोग ने, थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा डिटेल बताओगे, 2-3 लाइन। वही है स्टेट ऑफ नेचर वाला, स्टेट ऑफ मतलब स्टेट के अंदर में आना। तो उसने कहा था कि लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करके हम नहीं बनाते, तो लिबर्टी भी नहीं एग्जिस्ट करता। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा था। हाँ ठीक है ठीक है। वो पॉजिटिव लिबर्टी कर देता है ना, इसीलिए वो लॉ को जरूरी मानता है उसके लिए। लोक वाज सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी ना सर, मतलब इतना पॉजिटिव लिबर्टी नहीं बोला ना उन्होंने। हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ उसी तरह का वो उनका आता है कि जैसे लॉ लॉ स्टेट ऑफ नेचर में वो कोई इंश्योर नहीं कर सकता, आपको गारंटी नहीं है लिबर्टी का, लेकिन लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा तो गारंटी आएगा। मतलब वो किसी के लिए हाँ, स्टेट ऑफ अनरिस्ट्रेंट नेचर। लिबर्टी यदि मिल जाता है तो कुछ के लिए तो माइट इज राइट वाला हो जाएगा ना, बाकियों के लिए नहीं होगा, तो सभी को चाहिए, इसलिए हो जाता है कि सभी को मिलने के लिए देयर शुड बी लॉज। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मतलब ऐसा था ना उसका सीन की, वैसे तो स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ पीसफुल रहता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ना। जी सर चले क्या आगे, हो गया इसमें कुछ और किसी को ऐड करना हो तो? हाँ हाँ चल लो इसमें। मतलब यार मतलब एलिमिनेट कैसे करेंगे अगर इस क्वेश्चन में करना हो तो? देखो लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल तो एक स्टूपिड लग रहा है एकदम। ये फर्स्ट वाला पता भी हो तो तो हो पाएगा वाला हाल है आपको। नहीं ऐसा भी नहीं यार, थोड़ा सा तो लॉजिकली eliminate आपको हो रहा है सोचना ना। है। अच्छा आपको लॉजिकली सोचना है तो फिर ठीक है। मोर लॉज लेस लॉज थोड़ा वीक लग रहा है पहला।
And if there अब is तो आंसर liberty. पता है तो देख तो लगेगा यार, ये तो एग्जाम हॉल में ऐसा कहाँ लगता आप है। लॉजिकली सोच सकते हो थोड़ा बहुत। अब मैं अब जो बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं सोच के बोल रहा हूँ। लॉजिकली उस समय सोच सकते हो थोड़ा बहुत, थोड़ा क्लोज जाने के लिए। लॉजिकल गेसिंग उतनी ही हो जा पाएगी। ठीक है सर, चलो आगे। किसी को कुछ आया करना है इसके बारे में, लिबर्टी वगैरह के बारे में, या एनीथिंग एल्स? चलो सर आगे चलो, ठीक है। ये है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ओनली कौन सा? वन ओनली। बहुत कौन से करेक्ट। नहीं सेकंड में नहीं, क्या आयर बोलेंगे? कोयलो का जजमेंट भी है ना, उसके हिसाब से सेकंड कट जाएगा, 1 आएगा। कौन सा जजमेंट है? हाँ वन। आयर कोयलो से आई थिंक वही है ना, कब आया था? 1992 आई गेस। 2007 में आया था क्या? 2007। ओके सॉरी, 2007। डेट नहीं याद है। अब डेट ने पूछा तो लाइक या हिट वही कर रहा था। एग्जैक्ट यार उतना एक चीज रखा बताना नहीं। बस, ये वाला जो है ना सेकंड स्टेटमेंट, वो कहीं शायद लिखा हुआ है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह से? सर पहले था लेकिन अब वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आ गया है। हाँ तो अभी नहीं लिखा सर, नहीं है मतलब ऐसा? अब 40 मतलब सेकेंड। ये अपडेट है ना, तो इसी के ऊपर से क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अपडेट तो तो दोनों सही 2007 में आया ना सर, आपका तो कहाँ दोनों है? सही हो गया ना। नहीं सर, सर दूसरा कैन नॉट तो भी बोल रहा है जी, कैन भी है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है वो। नहीं, सेकंड तो नहीं नहीं, गलती है ना सर। अरे मैं ये पूछ सेकंड रहा हूँ गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है क्या इसके बारे में? सर जो ओ 44th अच्छा हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, जिससे इंदिरा गांधी जी ने अपनी पावर को बढ़ाना चाहा था, उसने क्या किया था, बोल दिया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो भी चीज लॉ वो रहेगा, वो जो भी हम डालेंगे उसको जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकती। देखिए 44th 9th शेड्यूल जो आया था वो आया था लैंड रिफॉर्म के लिए, ठीक है। आप इस बार का आई थिंक वो भी देख लेना, PSR का क्वेश्चन में भी है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स के एंगल से आया था और हमको उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना था, और राइट टू प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा पंगा चल रहा था, तो इस चक्कर में उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखा गया था। ये इसकी पॉलिटिक्स थी। और फिर बाद में इसको अंदर जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में ही रखा गया, क्योंकि बहुत ही मिसयूज होने लगा बाद में। सर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टेटमेंट बोली है ना, ये एज इट इज है, और वो पूछ भी नहीं रहा सेकंड स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा। तो हम इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको करेक्ट मान के चलेंगे ना। आंसर 1 है ना। हाँ, आंसर तो 1 ही है यार। हाँ, तो मैं बस वही रीजनिंग वही दे रहा हूँ। बाकी आप देख लो 9th शेड्यूल में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, जो भी ये अपना जुडिशियल रिव्यू वाला है ये, और कौन से 9th शेड्यूल में, फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में ना SC वाला रिजर्वेशन भी डाला हुआ था, तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म वाला नहीं है, वो भी है शायद। ये पढ़ा हाँ था मैंने। हाँ हाँ, और उसमें बहुत सारी चीजें सर। हाँ, सही बोला हाँ, आपने। PSIR में जो आया था वहाँ मैं भी सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स लिख के आ गया, गलत पार्शियल हो गया होगा। उसमें SC रिजर्वेशन भी, ये भी देख लीजिएगा फिर अगला बार से क्वेश्चन आए तो। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, बहुत मैं ज्यादा अभी चीजें। 9th शेड्यूल देख रहा था मैं, इसमें हम्म, ऑलमोस्ट 284 एंट्रीज है इसमें, जिसमें मतलब तमिलनाडु लैंड रिफॉर्म, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म, हर स्टेट का शायद एक बिहार का टेनेंसी एक्ट है, सब जगह के लैंड रिफॉर्म के बिल दिख रहे हैं मेरे को बहुत सारे। तमिलनाडु रिजर्वेशन भी है ना इसमें, मेजर उसका 69%। थीम वही था ना, लैंड रिफॉर्म लाने के लिए ही था, क्योंकि हम राइट टू प्रॉपर्टी रख रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट। अब स्टेट को करना भी था, राइट टू प्रॉपर्टी भी है, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाना था कि वो उसको बाईपास कर जाए। ये एक्चुअल थॉट था उस समय। बट आज के शेड्यूल टाइम में ए तो का भी लैंड ट्रांसफर के बारे में है, दिखा देते हैं ना। सीलिंग के बारे में है कुछ इसमें। हम्म, मतलब मेजरली यार जो 200 दिख रहे हैं ना, वो सभी कुछ ना कुछ तो लैंड से ही रिलेटेड है, काफी सारे। जैसे एक इविक्शन के बारे में है। हाँ सर, रिजर्वेशन वाले भी डाले हैं ना इसने, जैसे तमिलनाडु का रिजर्वेशन होगा, SC ST को भी डाला हुआ है ना। इनफैक्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 भी इसमें दिख रहा है। हम्म,
बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, ये भी इसमें है। ठीक है। सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एक्ट, कोल माइंस टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एक्ट, मतलब नेशनलाइजेशन के बाद डाले हुए कुछ चीजें। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी इसमें है। आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना इतना सब कुछ देखना। नहीं सर, चलते आगे। मतलब ये याद रखो, उसमें लैंड रिफॉर्म के अलावा बाकी चीज भी आ सकती है बस। इंश्योरेंस एक्ट भी है इसमें, रेलवेज कंपनी इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट। चलो आगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग है, बताना है। A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. लीगल ड्यूटीज तो नहीं हो सकता, मतलब एनफोर्सेबल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस आर प्रोवाइडेड एनफोर्स कहाँ दिया है भाई, एनफोर्सेबल है ही नहीं। नहीं, एनफोर्स का मतलब ये बोल रहा है कि हम कोई, जैसे कि कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अपन की राइट टू एजुकेशन वाली, उन्होंने ये बोल दिया प्रोवाइडेड है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड किया गया है कि एनफोर्स करने के लिए। पहली बात तो ऐसा है नहीं, कोई एनफोर्स हुआ नहीं है, एंड वो एक और कोई हमारे प्रोसेस भी लिए नहीं वो, दिया है। हाँ कोई है नहीं ऐसा। ठीक है, क्या डी है? हाँ डी है भाई ये तो सी दे रहा है यार, क्या है क्या सर, ये क्या की है? डी है आंसर, इसका ओरिजिनल डी है, टेंशन ना लो। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो भाई? भाई इतने बार सॉल्व किया ना प्रीवियस ईयर, कसम से याद हो गया सारा चीज। सर एक बार क्रॉस चेक कर लो, या फिर आप ग्रुप पे डाल दो सर, एक बार देख के। आई मीन सर, आपने देखा नहीं, एक बार रीचेक कर लो यार। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर तो कैसे हो सकता है इधर भी? मुझे भी लगा कि डी ही होना चाहिए, पहला वाला तो गलत ही लग रहा है। हाँ, और लग तो डी सेकंड है ना। हाँ, होना तो गलत डी चाहिए। कोरिलेटिव तो नहीं है, और एनफोर्स के लिए भी नहीं है। इसमें बोल दिया हैज बीन प्रोवाइडेड, तो ये तो नहीं है। कोई देख रहा है फिर, ये आगे चले, इसको बाद में देख लेंगे। चलो चलो आगे चलो। फिर ये प्रियम्बल में क्या दिया नहीं दिया है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी। प्रियम्बल याद है पूरा? सुना सकते हो क्या मेरे को बिना देखे? We the people of India having solemnly resolved, आगे क्या है? To To constitute constitute India। foreign socialist secular democratic republic। फिर इसमें S3DR है, फिर S3DR है। हाँ, नहीं वो तो हो गया ना, वो तो ठीक है। नहीं नहीं, आगे JLE से, वो तो हो गया ना, फॉरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर JLEF है, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है, एंड उसके अंदर हर एक केस में है। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हाँ, वर्शिप। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and ensuring that fraternity and to promote among them all, fraternity और क्या है उसमें? ensuring the dignity एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसा है ना? dignity of individual। अरे पुतिन सर को याद है पूरा, पुतिन सर बताएंगे। अरे देख के बता दो कोई। अरे बता रहे हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socially secular, democratic and उसके बाद अब मैं भी भूल गया, तारीफ किया आपने, मैं भूल गया। And to secure to all बोल नहीं पा रहा था, उसका फिर डी आएगा। को रिलेटिव ऑफ लीगल राइट नहीं है, और ऐसा स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था लॉ बनाएंगे, लेकिन लॉ भी नहीं बनाया। तो जो भैया वो जो फोटोन सर बोल रहे थे ना, वो सही बोल रहे थे, वो डी आएगा। ये इसमें सी लिख दिया गलती से। चलो फिर आगे चलते, नहीं सुना रहा था कोई। हाँ सुना देता हूँ मैं, देख भाई मैं बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ हाँ सुन लिया भाई, चलो आ रहा है।
आगे चलो आगे चलो हाँ आगे भाई चलो। एयरटेल। The mind of the maker of the constitution is reflected in the which of the following? Preamble, fundamental right, duty, DPSP. ए आएगा ये। ये तो फ्लैट ही है सर, इसमें हम्म। पढ़ाई है। कब ये किसने मूव किया था प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह, कुछ बता दे 2-4 पॉइंट को। जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट था ना 1946 1928 1946, हाँ ठीक है। डेट किसका याद है? 23 दिसंबर था क्या? 26 दिसंबर 3 दिसंबर something like that, शायद मुझे 3 याद। दिसंबर हाँ 13 दिसंबर। चले फिर आगे चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फिर ये दिया है कि कौन सी डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने ऐड की है। इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन 39 है ये। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट 43B। हाँ राइट बी टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये तो है ही नहीं। ये है ये डीपीएसपी मैनेजमेंट वाला अमेंडमेंट में आया है। हाँ बी सिक्योरिंग अमेंडमेंट में आया मैनेजमेंट वाला। बी वाला है ना। हम्म। कौन कौन सी ऐड यही हुई सब है? आप देख लेना ये ना अमेंडमेंट वालों में पूछता है, ठीक है। अब हाँ तो सिर्फ यार अमेंडमेंट में ध्यान देना, वो जरूर ध्यान देना। कोई कॉल रखा है क्या लक्ष्मी का? तो मैम थी, किसको दिया था, वो चली गई क्या? मुझे लग रहा है ना सब लोग सो रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का वेट करेगा, देख के सुनाएगा। चलो सर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं कल से, मुझे तो बहुत टाइम वेस्ट लग रहा है इधर, कोई बताता ही नहीं कुछ। लास्ट है ये फिर। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्या है बताओ भाई। नन ऑफ द अबव। बेटा पूरा रट के आया पीवाई क्यों है? 4-5 दिन पहले ही सॉल्व किए हैं यार, इसलिए बस निकल जा रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है फिर? लक्ष्मीकांत ही खोल लेगा, कुछ पढ़ के ही बता दे। नींद नहीं आ रही तो लॉग इन किया, देखा सब लोग बैठे हैं, सोचा मस्ती करेंगे, बट बहुत सुस्त हो गए थे सब लोग। अच्छा, चलो अमेंडमेंट की बात कर रहे थे आप डीपीएसपी की ना। हाँ सर बताइए। आर्टिकल 39 है, 42nd अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ आर्टिकल बताइए। 39 है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, वही जो नालसा वाला जो उसको उठाते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A है। फिर 48A है सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। क्योंकि उस समय वो पता ही होगा कि मतलब आई थिंक WPA एक्ट वही आया था ना, उस समय ही आया था, 1976 में ही आया था। फिर 44th अमेंडमेंट में है आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। 86th अमेंडमेंट में है चेंज सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 years। फिर उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ ये तो डीपीएसपी ठीक है वाला फ्लैट ही है ये तो सर। यार, अच्छा, ऐसे ही उसमें क्वेश्चन एग्जाम पार्लियामेंट हॉल में में लिमिटेशन नहीं होता है कि उसको फॉलो करना है, वो फंडामेंटल मतलब उनका ड्यूटी है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे। क्या बोल रहे हो? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, अभी जो था 2017 वाला, तो उसमें पार्लियामेंट पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पे ड्यूटी है ना कि वो मतलब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे। जरूरी नहीं है, कर सकते हैं, करना अरे चाहिए। बेसिकली वो आर्टिकल मुझे याद नहीं है, बट वहां पे ऐसा लिखा है ना कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, पहली चीज। एंड सेकंड चीज ऐसा लिखा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट देम। तो ड्यूटी है, बट वो लीगली बाइंडिंग ड्यूटी नहीं है। वो देयर आर नो लिमिटेशन दिया लीगल है। प्रोविजंस।
नहीं, तो मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी डीपीएसपी के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है ना, हाँ स्ट्रक डाउन कर कर सकता सकता है, बट दैट्स नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर बाइंडिंग थिंग ना। डॉक्ट्राइन के अंदर आया तो, वरना अगर ऐसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की स्पिरिट को नहीं चेंज कर रहा है तो नहीं, तो जरूरी मतलब नहीं उनकी मर्जी है, ये कह रहा हूँ मैं। हम्म। ये जस्ट देखो बिकॉज इट इज वायलेटिंग डीपीएसपी, वैसा कुछ नहीं कि वो करेगा स्टक डाउन। ये देखो इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, लिमिटेशन का क्या मतलब है इधर? लिमिटेशन मतलब बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, उसका मतलब ये है, लिमिटेशन अपॉन बाइंडिंग उसका नहीं यार, इम्प्लिसिट लिमिटेशन लैंग्वेज का है। मतलब बाइंडिंग नहीं होता है। नीचे ऑप्शन क्या लिमिट दे का रहे हैं? मतलब लिमिट करना है वो एक्जीक्यूटिव आपको। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को रोकता है, तो मतलब हमको कम इम्प्लिसिट करना मीनिंग है। बता रहा हूँ मैं कि लिमिटेशंस उनमें कर रहा है कि इनको करना ही पड़े, बाध्य है वो चीज करने के लिए। लेजिस्लेशन फंक्शन में करना ही पड़ेगा, डीपीएसपी को एग्जीक्यूटिव में करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेसी जो होगी वो 5 इयर्स के बाद खुद अपने आप जज कर लेगी करके उनका ये रैशनल था। तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब एनफोर्सेबल हो उन पे। नहीं, इन्फोर्सेबल तो नहीं है, बट अगर लिमिटेशन यार बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को विद इन द डीपीएसपी ही वर्क करना है, ये तो ऐसा हुआ ना। यार एक और चीज क्लैरिटी देखो इसमें, लाइए, मतलब क्लैरिटी लाइए इसमें, क्लैरिटी, मुझे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है। हम बोलिए एक बार बोलिए, आप बोलिए। मीनिंग देखो ना मैं कह रहा हूँ ना, डिक्शनरी इसमें देखो लिमिटेशन वर्ड को हम अगर नैरोली इंटरप्रेट करें, जैसे फोटोन सर बोल रहे हैं अभी, दैट मीन्स कि भाई क्लियर कट बाइंडिंग लिमिटेशन है। दूसरा ब्रॉडर इम्प्लीमेंट, ये क्या होता है कि भाई लिमिटेशन मतलब कि छोटा सा लिमिटेशन है, मतलब कुछ तो काम कर रहा है ना भाई, जैसे अम्बेडकर ने बोला था ना कुछ तो, कि डीपीएसपी जो होता है इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू गो इन वन डायरेक्शन, इवन दो इट मे नॉट हैव बाइंडिंग इफेक्ट बिकॉज वी डोंट हैव रिसोर्सेज राइट नाउ। तो मुझे लग रहा है मतलब पता नहीं, इंटरप्रिटेशन की बात है यहाँ पे बस। आई वुड हैव मार्क सी, क्योंकि इफेक्ट तो करता ही है ना, लिमिट तो थोड़ा बहुत करता ही है वो। सर एक लिमिटेशन का लीगल मीनिंग देखो ना गूगल पे ऑफिशियल तो डालना। आंसर डी है वैसे उसका। ऑफिशियल तो डी ही है। हम्म। अब भाई ऑफिशियल आंसर देख के जस्टिफाई करना तो अलग बात है ना, फिर एग्जाम हॉल में हाँ अलग मतलब से। वही देखो, बेसिकली क्या है ना भाई, यूपीएससी वैसे भी ट्रांसपेरेंट है पूरा, भगवान जैसा है, तो वो बोलेगा हाँ तो हाँ, क्या कर सकते हैं अभी। मतलब वो ये तो अपनी मुझे गलतियां सी थोड़ी लगा। मानेंगे, गलती है भी तो। मुझे तो सी लग रहा है उसमें यार, क्योंकि हाँ छोटा मुझे तो भी, क्योंकि लिमिटेशन, थोड़ा तो लिमिटेशन है ना यार। हाँ हाँ, और मतलब ऐसे भी वो तो आर्टिकल जो 36 है उसमें 37, हाँ उसमें तो ये बोल ही रहा है कि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी के अंदर काम करे। वही है भाई ये, वही है, फिर क्या नाम है, आप यार कैसे एक सोच। चीज है ना, देखो अगर तुम बाइंडिंग को 100% ले लो एंड पूरा ही कुछ भी कर सकते हो, वो 0% ले लो, तो दोनों के बीच में कहीं पे भी रह सकता है ना यार, कुछ तो इफेक्ट करेगा ही, हाँ, कुछ अगर तो क्लियरली लिमिटेशन डालेगा बाइंडिंग ही। लिखा जाता तो हम लोग रॉन्ग बोल देते, लेकिन बस ये लिमिटेशन बोल रहा है कि उसको ऐसा काम करना है। ये मैं मुरनाल का दिख रहा हूँ, उन्होंने दिया है कि दीज आइडल्स स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉज। फिर लिखा है दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन लिखा है टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। रिकमेंडेशन या इंस्ट्रक्शन लिखा है, ऐसा बोला इन्होंने। अच्छा ओके, तो वहां पे ओ आंसर डी चलो दिया है चलो, ना। हाँ उन्होंने डी आगे दिया है। चलो आगे चलो। तो ऑस्टिन ने बोला है डीपीएसपी को पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। चलो फिर अच्छा, हाँ ये भी है एक्चुअली, फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस वेर एज ये पॉजिटिव होता है, ये करना है ऐसा बोलता है ना, वो लिमिटेशन नहीं रखता वो। ठीक लिमिटेशन है, थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया ना। हाँ हाँ लिमिटेशन इज लाइक निगेटिव होता है ना वो। अरे डीपीएस के इसलिए पॉजिटिव राइट्स ही बोलते हैं ना बहुत बार तो। हाँ इफ फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव राइट्स, डीपीएस के पॉजिटिव राइट्स, ऐसा कुछ। और लिमिटेशन का मतलब ठीक है, ये यहाँ दे रहा है कि गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है, वो लिमिट तो कर नहीं रहा ना, गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है कि आप सिटीजन के लिए काम करो, इस डायरेक्शन में सोच रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है चलो। हाँ ये वाला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ a state in any court during his term of the office. सेकेंड है, द
emolument and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term of office. बताओ आर्टिकल बताओ मुझे दोनों का। बी होना चाहिए। क्रिमिनल तो कोई का नहीं है, सिविल प्रोसीडिंग के ऊपर जो होता है, मुझे पता नहीं, आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्या लग नहीं रहा है आपके लोग को? क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकता मेरे सर। को मुझे हो सकता है नोटिस देने के बाद 60 दिन के बाद ऐसा होता है। 361 आर्टिकल में दिया हुआ है। सिविल में कोई उनको इम्यूनिटी है, क्रिमिनल हाँ। में नहीं है। नहीं, क्रिमिनल में इम्यूनिटी फुल है, सिविल में नहीं है। सिविल में हाँ, आप सिविल 60 में करेक्ट में नोटिस देके चालू सी नहीं है ना, सकते। सी लग रहा है फिर। क्या है इसका आंसर, देखिए एक बार। आंसर तो सही है। चलो यार ठीक एक चीज बताना, बस एक चीज बताना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब अगर वो कोई किसी का मर्डर कर दे कोई गवर्नर, तो कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। स्टेटमेंट, हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी तो नहीं है। सर टेन्यूर में लिखा हुआ है, टेन्यूर के बाद कुछ करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। टेन्यूर में लिखा हुआ है ना, जिसमें वो टर्म ठीक है, मतलब नहीं क्या लिखा है तो मैं समझ रहा हूँ, बट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो आई डोंट थिंक, मतलब नहीं, पता आप आर्टिकल 361 बी में देखोगे ना, एज इट इज वहां से उठाया है स्टेटमेंट, एज इट इज है वहां से। लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ अरे 3-4 से। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स और समथिंग, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है वो चीज जो आप बोल रहे हो, बट प्रैक्टिकली मतलब पता नहीं, फिजिबल नहीं लग रहा है यार, क्या हाँ, देखिए मतलब है? इसके लिए प्रैक्टिकली ये है ना कि अगर मान लीजिए कि गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कोई वैसा ही क्राइम कर दिया, तो आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप कोई रिजोल्यूशन लाके उसको हटा दो। इमीडिएट इम्पीच अगर कर आप दो, हटा हाँ, दिए तो फिर आप प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, चलो चले फिर आगे। हाँ हाँ चलो। फिर ये यार कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में दिया है इन्होंने, तो बताओ फिर, देख के पूरा तो नहीं पढ़ सकता मैं। पहला तो नहीं है कि an arrangement of minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex and hard to carry out satisfaction of all. सी है। हाँ, कुछ ना समझ में आए तो कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट में ये मार दो कि पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मार दो, जहां भी ये दिखो उसको मार दो बस। मुझे तो ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही है, मतलब फुद्दू से लग रहे हैं मुझे। ठीक है, सी है। चले सर आगे। हाँ चलिए चलिए यार, वैसे जो लोग बाकी लोग सुन रहे हैं ना, यू गाइस कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन, कोई इशू नहीं कितने है ना। लोग हैं? सुनने वाले कितने हैं? फ्री बर्ड है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बट बोल नहीं रहे, बट बोलेंगे होपफुली। चलो यार मुझे बोल दिख दो, रही जो है। लोग आप, जो भी लग रहा है ना आप लोग अरे को। डिस्कशन डेमोक्रेटिक रखो यार, हाँ मतलब मजा आ जाए, फिर इंटरेक्टिव हो जाए। थोड़ा बोलो, इतना ब्यूरोक्रेटिक क्या है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू बताना है, किसमें होता है, मतलब कि by intelligence and the character of ordinary men and women, methods for strengthening executive leadership, superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. ये चीज ना मुझे लग रहा है ना, ये चारों स्टेटमेंट अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स है ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे जो बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स है ना, वो मुझे थोड़ा सा कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म से लिंक हो रहा है थोड़ा सा। फिर जो सुपीरियर इंडिविजुअल जो है ना, वो जैसे वो नहीं होता ईरान में है अभी, या फिर फिलोसोफर किंग प्लेटो वाला, वैसा कुछ वो लग रहा है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव वाला पता नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। ये प्रेसिडेंट सिस्टम ए और सी में से लग रहा है कुछ, ए भी सही लग रहा है, सी भी। सी क्यों? सुपीरियर इंडिविजुअल क्यों होगा यार? सुपीरियर इंडिविजुअल मतलब एक इंसान को तुम बना रहे हो कुछ। ये होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल के बाद द्वारा ही डेमोक्रेसी बनाई जाती है। वर्ड एसोसिएशन से देखा जाए तो कैरेक्टर ऑफ, और बाकी जो है, जो जैसे सर ने बताया, थर्ड वाला कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमोट कर रहा है, सी वाला फासिज्म जैसा लग रहा है, और मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, मतलब ऑलरेडी डेमोक्रेसी को बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, कैबिनेट फॉर्म, कितने लोग आए सी वाले को क्यों वो कर रहे हो सुपीरियर इंडिविजुअल? फिलोसोफर किंग के बारे में पढ़े होंगे आप, प्लेटो का। नहीं, पढ़ा तो नहीं हूँ मैं। अच्छा नहीं, अरे ये कोई बात शायद नहीं,
नहीं नहीं, दैट इज फाइन, बट डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट इंडिविजुअल सेंट्रलिज्म ऑफ पावर ना। हम नहीं चाहते कि कोई एक इंसान प्राइम मिनिस्टर बने एंड वो सबको सब कुछ बोल दे कि भाई मैं सुपरमैन हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा विजन है। वी डोंट वांट दैट नो। और डेफिनेशन भी ये होती है ना, ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल, वहां से भी देख लो आप लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि उस कंट्री के सभी सिटीजन को हम सुपीरियर इंडिविजुअल बना दें और विथ डायनेमिज्म एंड विजन, ऐसा नहीं बोल रहा है। इंडिविजुअल लिखा है, ये ऑल सुपीरियर इंडिविजुअल लिख रहा है ना, वो एक लिख रहा है ना, सुपीरियर एक अच्छा, होना ए चाहिए। लिख दिया, हाँ ए लिख दिया, ओके। अब एक बंदे को इतनी पावर देगा तो फिर सेंट्रलाइजेशन वगैरह आ जाएगा ना। सही बात आंसर देख लो एक बार, आगे चलते हैं। आंसर तो ठीक है सर, यही है, बेसिक एनसीईआरटी से है भाई। यार मुझे वही लग रहा है यार, लास्ट 3 to 4 इयर्स में भाई 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड इवन पीएसआर वाले ना, हमको लगता है कि भाई नहीं पढ़ते हम लोग जनरली, लाइक वी फील कि हम पीएसआर से कवर कर लेंगे, बट जो एनसीईआरटी में दिया था वही आंसर मार्क करना सही रहता है। काफी बार हम गलत आइडियोलॉजी, गलत थियरी लगा देते कई बार ना एग्जाम हॉल में बैठ के। किसको ऐड करना है फिर मूव करते हैं, करें? हाँ, मैं बताता हूँ। हम ना बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं पीएसआर वाले, मतलब वो लीगल राइट हम लोग सोचते हैं अरे बेंथेम का ये है और यानी इसका वो है, ज्यादा होशियारी करते हैं हम लोग। जो पीएसआर वाले थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा नॉलेज, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, जो लिबर्टी वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो हमारी नॉलेज की वजह से कभी कभी मर्की हो जाता है। मुझे क्या लगता है सर, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप प्रियम्बल के बारे में सोचो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाओ उसको, फिर आंसर करो, अपना पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज बाहर रखो। सही बोल रहे हो, करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो चुपचाप से। प्रियम्बल सोचो और इंडिया में क्या चल रहा है बस। फिर ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन एडवांटेज बताओ, ये वही रिपीट क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे। बताओ। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये कहाँ होता है? ये वर्क इंडिपेंडेंटली कहाँ होता है? यूएस में। हाँ करेक्ट, यूएसए। मतलब एनी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। कंटिन्यूटी कहाँ होती है बताना? इधर ही होता है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। कम्युनिस्ट पार्टी में ज्यादा कंटिन्यूटी रहती है, जहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ, मतलब एक ही गवर्नमेंट रूल रहता है और ये एफिशिएंट भी नहीं रहती पार्लियामेंट्री फॉर्म। करेक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट लग रहा है इंडिया वाला। लास्ट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, ये क्या है? नहीं, ये तो कर सकते हैं, वो बिना इलेक्शन के भी रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बिना इलेक्शन के कहाँ चेंज होंगे रेजोल्यूशन से? वो ऐसे ही डाल दिया। इम्पीचमेंट होता है ना, इम्पीचमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है यार, ध्यान से देखो। हाँ पीएम होगा ना। लेकिन डी स्टेटमेंट ट्रू है वैसे, लेकिन वो बेस्ट देखना है, मेन एडवांटेज पूछ रहा है। ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गया? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन वाला। हेलो, ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लग रहा है ना, मतलब नॉट नेसेसरी डेमोक्रेसी हो, एनी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस सर। चलो आगे। लक्ष्मीकांत से उठाया इन्होंने ये डायरेक्ट। अच्छा, एक और चीज है गाइस, अगर किसी को कुछ भी वैल्यू ऐड करना है, किसी को कुछ गूगल सर्च करने का मन कर रहा है तो कोई बोल दो, रोक जाएंगे हम 1-2 मिनट, है ना। ये जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन है। ऊपर का क्वेश्चन छोड़ दिया क्या आपने? सर वो 19 वाला है ना, हो चुका है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में है 3-4, देखो इसको बताओ। डेफिनेशन पूछ रहा है वो। पहला है पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सेकंड है पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स। Power of the judiciary to review all the legislative enactment before they are assented to by the president. ये तो बकवास है भाई, ऑल कभी हो नहीं सकता। Power of the judiciary to review its own judgment. ये क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यही क्या ये और नाम है इसका? हाँ, डी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से ए आएगा। हाँ, आंसर ए आएगा, बट डी जो पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही है क्या? पक्का? मतलब वो अपने ही उसको रिव्यू कर सकते हैं।
हाँ आर्टिकल 129 में, हाँ ठीक है। और क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में? एक और चीज है, मतलब आपके जो लॉ हर जगह वैलिड हो, मतलब आपने जो प्रोनाउंसमेंट दिया है उसको परपेचुइटी के लिए रखा जाएगा, और कहीं भी आप उसको वो करोगे तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ऐसा है। और ये वो दे सकते हैं ना, पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट। यार एक चीज बताना, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आएगा पक्का? नहीं ये तो ये तो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में तो वो देखा जाता है ना कि पहले कौन सी जजमेंट हुई है, उस बेसिस पर फिर से जजमेंट दे सकते हैं कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा मैडम, ये जुडिशियल रिव्यू अलग है। लक्ष्मीकांत में देख लो सर एक बार, अभी है किसी के पास तो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ना दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, हेलो आवाज आ रहा है क्या? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129, इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो, एंड सेकंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ठीक है, ये है, यही दो चीजें दी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बार मैं बोल देता हूँ अच्छे से ना, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है अभी वो कहाँ लिखा है मैंने, किसी को याद है तो बोल दो। क्रिमिनल मतलब वो होता है ना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है कोई, हाँ मतलब ये वर्किंग ऑफ द क्रिमिनल मतलब होता है अगर वो स्कैंडलाइज कर रहा हो, जैसे प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट बोलती थी कि वो स्कैंडलाइज कर रहा है, या फिर प्रेजुडिस और इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या फिर जो काम चल रहा है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करे, या फिर इंटरफेयर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि किसी कैदी को लेके भगा के लेके चला गया, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसके बाद फिर आता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में यानी कि आपको मैंने बोला 2000 रुपए दो नवीन सर को, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो वो हो गया सिविल कंटेम्प्ट। डिसोबीडियंस विलफुल डिसोबीडियंस कीवर्ड है। अच्छा ये दोनों भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है? 129 है ना? दोनों भी मेंशन्ड है क्या, सिविल भी और क्रिमिनल भी? अब ये तो नहीं पता, देख लो सर। पर ये जो पावर है आप ऑप्शन डी वाला, ये भी मेंशन है। एक हफ्ता हो गया सर रिवीजन करे हुए, एक हफ्ता हो गया है, भूल गए आप? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया ऐसा। ये तो दिया होगा ना कि कंटेम्प्ट कर सकते हैं उधर 129 हाँ, बस में। वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। सिविल और क्रिमिनल ऐसा कुछ नहीं दिया क्या उधर? नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डिफाइन भी नहीं करा है, एक और चीज है, डिफाइन भी नहीं करा है कहीं पे भी, क्या डेफिनेशन होगी कंटेम्प्ट की। और ये जो ऑप्शन डी वाला है ना, जो जुडिशियली मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में, ये मेंशन है 139 में समथिंग, 138(9) में मैंने पढ़ा है इसको, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है, बट इट इज मेंशन स्पेसिफिकली, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन है स्पेसिफिकली, हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है मेंशन। अच्छा हाँ, मतलब मेंशन तो है कहीं पे, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अलग है, जुडिशियल रिव्यू डिफरेंट है, कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या जुडिशियल रिव्यू अलग होता है ना, ये नहीं होता है। इंडिया के केस में बोल रहा है ना, ये होगा मुझे लग रहा है जहां तक। आंसर इसमें गलत दिया है, ए आंसर है। हाँ ये एग्जीक्यूटर भी तो आएगा ना फिर, विजडम को क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर इंडिया के केस में पूछ रहे हो वो, तो फिर वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यूएस वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलो यार, ठीक है। ये तो हो गया ना 19 का। ये तो यार वैसे ना इतने गलत आंसर देखने में ऐसा लगता है मेरे को कि यार सीधा सीधा यूपीएससी के साइट से ही क्वेश्चन पेपर उठाओ, आंसर की मैच कर लो, वही बेहतर तरीका होगा। वही मैं बोल रहा था क्योंकि मृणाल सर की भी मैंने पीडीएफ जो नहीं होती वो वाली बुक थी उनकी, उसमें भी बहुत सारे एरर्स थे 2-3 साल पहले वाले, और जो अपने बायजूस का देखा था वो भी बेकार ही था। रिवाइजरी जजमेंट जुडिक्शन जो होता है वो आर्टिकल 137 होता है, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब डिसीजन को फिर से चेंज कर सकता है। 137 हाँ 137 रिवाइजरी जुडिक्शन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देख लो यार, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। क्या ये सही है या गलत है?
सही है सर। सही है। क्यों सही है? सर मेंबर ही नहीं क्योंकि दिया कोई ऐसा पोजीशन नहीं बना नहीं जैसे है, कुछ नहीं। जो भी सही बता रहे क्यों सही है? इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, इज इट लीगल, क्या है ये? सर जैसे स्पीकर जो है, स्पीकर की ना कोई ओथ है ना कुछ। स्पीकर एक जो नॉर्मल एमपी होते हैं वही जाकर तो बनते हैं स्पीकर। इसीलिए बट अगर वो असेंबली अगर someone is trying डिसॉल्व to say होती है something. तो स्पीकर जरूरी नहीं है कि वो अपना सीट छोड़ देते हैं जब तक अरे कि सुनो री सुनो सुनो इलेक्शन। सुनो, एक सेकंड। वो पहली सही बात तो यार इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। आर्टिकल 179 के अंदर एक वेकेशन एंड रेजिग्नेशन करके लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि दे शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि कहीं रूल्स में मेंशन है वगैरह। मैं यही पूछ रहा था मैं बेसिकली कि ट्रू है, ठीक है, बट व्हाई इज इट ट्रू? इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? इज इट कहीं लॉ में लिखा है, क्या कहीं रूल्स में लिखा है, क्या ये सिर्फ कन्वेंशन है? ये पूछ रहा था मैं। चलो नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट है आर्टिकल कौन सा बताया आपने? 179, जो ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चालू होता है 178 के टाइम पे। उसके बाद 117 आता है जिसमें वेकेशन एंड रेजिग्नेशन लिखा है, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। अच्छा ठीक। हाँ सेकंड पढ़ो। ठीक है। हाँ मतलब आपने जो बताया वन से वो स्टेट के रिस्पेक्ट में हो गया, बट सेंटर में कुछ और होगा ना ऐसा कुछ। हो सकता है, मैंने बस कंट्रोल F मारा, वो सर्च किया, मिल गया मेरे को। ठीक है। ये सेकंड वाला ना सेकंड वाला गलत तो है। सही है। हाँ ये तो ठीक। गलत है, आंसर 1 ओनली आना चाहिए 20 इस क्वेश्चन का। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her seat immediately. ये गलत क्यों है सर, बताना जरा, क्यों गलत लग रहा है आपको? ये ठीक ही है, मतलब मुंह से शायद निकलता है। अगला जब तक इलेक्ट होता है उसके बाद अपॉइंट होता है, वो वैकेट करता है। ओके, वो कभी एंड नहीं करता ना, अगेन ऐसा रहता है ना। हाँ वो कभी नहीं करता, वो तो मतलब तुरंत नहीं करता। कुछ जिस काम है दिन इसका। नया स्पीकर अपॉइंट, नई असेंबली फिर से फॉर्म होती है, उस दिन वो करता है। हाँ प्रोटेम स्पीकर वगैरह का सिलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट उसको वो दिलाता है, तो ऐसा सीन होता है। हाँ तो बी ऑन ना। ठीक है, नहीं, लक्ष्मी गलत में ये है, तो बी गलत रहेगा, ए ओनली रहेगा। तो भी अच्छा, यही तो एक और चीज आर्टिकल 179 के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि provided further that whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution. ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग के पहले ये करता है, वो वेकेट करता है। क्योंकि स्पीकर एक असेंबली में एक कमेटी का भी मेंबर होता है, इसी के कारण वो अपना जो सीट होता है वो तब तक, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है तब तक वैकेट नहीं करते हैं वो, ये भी लिखा हुआ है। ओके, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ये, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो ऐसा होता है कि जैसे बाई चांस कोई जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर्स राज्यसभा के हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं। बाई चांस मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और सरकार गिर गई, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पास होता है? लोकसभा में। लेकिन मिनिस्टर तो राज्यसभा के भी रिजाइन कर देते हैं। मुझे ये बताओ, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अबॉलिश हो जाती है जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और सरकार गिरती है? क्योंकि मिनिस्टर तो रहा ही ना, सरकार गिर गई तो रहते हैं नया नहीं आएगा तो नहीं होगा ना वो पूरी, क्योंकि प्रेसिडेंट को काम करना रहता है ना उनके एडवाइस पे, प्रेसिडेंट अकेला काम नहीं कर सकता ना। हाँ नवीन सर सही है, प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 74 या 75 की बात कर रहे हो आप शायद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अबॉलिश, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना प्रेसिडेंट फंक्शन नहीं करेगा। प्रेसिडेंट का अथॉरिटी खत्म कर दोगे तो देश ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार गिर जाए मीन्स कि पीएम हट भी गया फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेगी। जी हाँ, हालांकि अब ये नहीं बोल सकते कि वो कुछ और वो दे देगा। उस टाइम का जो इंटेग्रम पीरियड बोलते हैं, तो INTEGRM पीरियड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ रहेंगे, बने रहेंगे अपनी जगह पर।
वो ऐसा है ना कि वो उस टाइम कुछ मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नहीं कोई लॉ या ऐसा कुछ पास कर सकते हैं, बट वो जस्ट ऐसा है कि बाय चांस बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गया तो प्रेसिडेंट खुद अकेले काम नहीं कर पाएंगे, तो जो ये वाले जो मिनिस्टर हैं उन्हीं से एडवाइस लेंगे। ओके। अगला ये बताओ यार, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में एमपी एमएलए के वोट का दिया है कुछ। अरे रुको रुको जरा, थोड़ा स्पीकर का भी बताओ ना कुछ तो। बताओ बताओ, कौन कौन सी कमेटी का मेंबर होता है, ये नाम बताओ। 3 कमेटी का होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो रूल्स रूल्स कमेटी, कमेटी होता है। हाँ एक और होती है। लक्ष्मीकांत में देखा है, देख के बताओ उधर है। हाँ मिल हाउस गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है। हाँ ठीक है। जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब। स्पीकर के बारे में मुझे हर कोई एक एक फैक्ट बताएगा अभी, ठीक है। कुछ भी बता दो, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एनीथिंग दैट यू लाइक इट, ये जो याद आ रहा है। गार्डियन होता है सर हाउस के, मतलब कि सबके राइट्स प्रिविलेज वगैरह का। ठीक है, और नेक्स्ट। मनी बिल को सर्टिफाई करता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसको सभी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। अल्टीमेट पावर डिस्क्वालिफिकेशन की होती है स्पीकर के पास ही मेंबर्स के। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार। कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन? एक सेकंड, आरपीए के अनुसार प्रेसिडेंट की बात होती है, डिफेक्शन वाली स्पीकर। हाँ, सिर्फ डिफेक्शन वाली स्पीकर के पास है, बाकी सारी की सारी इलेक्शन कमीशन प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। और बताओ, बाकी लोग बताएंगे अभी। चलो, सारे कमेटी के चेयरमैन स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं और रिमूव करते हैं। वेरी गुड। स्पीकर की जो इतनी पावरफुल पोजीशन है वो 3 जगह से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से पावर आती है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस भी हैं, उनसे स्पीकर को पावर मिलती है। इनका रैंक 7 होता है, 7वां टोटल, जो सीनियरिटी के हिसाब से होता है प्रेसिडेंट ऐसा करके। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर से ऊपर होता है या नीचे होता है? ऊपर होता है। ऊपर। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बराबर सेम। ठीक है, और बताओ स्पीकर के बारे में फैक्ट। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है? स्पेशल मेजोरिटी से होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी। हाँ, स्पेशल नहीं, इफेक्टिव से रिमूवल होता है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है लेकिन? अपॉइंटमेंट तो सिंपल मेजोरिटी। हाँ ठीक है इलेक्शन होता है ना। हाँ, सिंपल मेजोरिटी मतलब इलेक्शन सिंपल मेजोरिटी ना। और रिमूवल जो बोला ना किसी ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा है वर्ड इफेक्टिव स्पेशल ऐसा कुछ। ऑल द देन मतलब कि 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। सर प्लीज रीड कर लीजिए, कुछ कर रहे थे ना। हाँ सर, मैं कर देता हूँ। He is provided with the security of tenure. He can be removed only by the resolution passed by the Lok Sabha by a special majority. That is, a majority of all the then members of the House, and not by an ordinary majority. That is, a majority of members present and voting in the House. ओके सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था ना कि नहीं ये जो आपने लाइन रीड किया वो कहाँ से था लाइन? ये लक्ष्मीकांत पुतिन सर, लक्ष्मीकांत ना? हाँ सर, लक्ष्मीकांत से ही पढ़ी। हाँ मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ना वो बहुत अलग अलग टाइप से होती है। नॉर्मली जो सब लोग समझते हैं होता है 2/3 वाली ना, थोड़ा कंफ्यूजन आता है उसकी वजह से। थोड़ा कंफ्यूजन मैम ने भी दिया है, मतलब मैम की PS2 क्लास जब बैठे ना, तो मैम ने पहली क्लास में 4 टाइप के मेजोरिटी बता दी। एक दिन में आंसर दिया तो आप बोले नहीं यार ये नहीं है, चेक करो। मैं वापस चेक किया तो देखा, मतलब पता चला मुझे कि मेजोरिटी तो ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस टाइप का कोई मेजोरिटी नहीं बोलता है, ऑर्डिनरी सिंपल ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बता रहा है ना, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। नहीं मैं इसीलिए एक्चुअली आर्टिकल के हिसाब से मेजॉरिटी डिफाइंड है, जैसे 249, 368, 61 ऐसे। और वो देता भी नहीं है यूपीएससी, वो यही देता, जैसे राज्यसभा पे क्वेश्चन आया था ना कि राज्यसभा स्पेशल सर्विस बना सकता है, तो वो यही दे रहा था कि प्रेजेंट वोटिंग, वो स्पेशल वर्ड यूज ही नहीं करता, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है ना, हम लक्ष्मीकांत तो पढ़ते हैं ठीक है अपने आसानी के लिए,
बट वी शुड बी ऑल्सो रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ इट, तभी जाके फंडे क्लियर होंगे। तुम देखना बहुत सारे स्टेटमेंट्स सीधा कॉन्स्टिट्यूशन उठाए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी स्पेशल मेजोरिटी वर्ड को यूज नहीं किया है, वो लिख रहा है वही बात जो आपने कहा ना, और देन और इफेक्टिव स्पेशल में ऐसे भी वो लिखा है। अच्छा ठीक है, मेरे को बस 2 मिनट दे देना, मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्पीकर का ऑफिस आया था 1919 के एक्ट में, रीनेम हुआ 1947 में। फर्स्ट इंडियन डेप्यूटी स्पीकर था 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर था 1925 में विठल भाई पटेल। तो 21 में सच्चिदानंद सिन्हा डेप्यूटी स्पीकर, 1925 में स्पीकर विठल भाई पटेल। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर मावलनकर, डेप्यूटी अनंत साईनाम अयंगर। सैलरी कंसल्ट फंड पे चार्ज होती है। इलेक्शन का देख लिया अपन ने, रिमेन ऑफिस देख भी लिया वो भी। फिर नो डिबेट ऑन द स्पीकर कंडक्ट, कोरम इंश्योर करता है 1/10 जो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। ही हैज ओनली कास्टिंग वोट, उनके पास रेगुलर वोट नहीं होता है स्पीकर के पास। रैंक का बोल दिया, स्पीकर का चेयरमैन बोल दिया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। पावर डिराइड भी बोल दिया, डेप्यूटी स्पीकर का भी हो गया, ठीक है, हो गया। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट जब हो सकता है जब ये रेजोल्यूशन इनके लिए अगेंस्ट के आया हो हटाने के लिए, अदरवाइज ये कास्टिंग वोट करेंगे, उस केस में ये वोट कर सकते हैं अपने उसमें। हाँ, यही फैक्ट मैं बता रहा था, बहुत अटपटा सा फैक्ट है कि मुझे रिमूव करने के लिए आ रहे हो और मैं ही अपना वोट दूंगा कि नहीं मुझे रिमूव मत करो, वो भी पहले बार में ही। वहाँ पे जो वोट करते हैं ना, एज ए स्पीकर नहीं करते हैं, वो एज ए मेंबर ऑफ द हाउस करते हैं, क्योंकि वो मेंबर भी तो है हाउस के। हाँ चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये लास्ट क्वेश्चन है ना, मुझे ना फिर अखबार वगैरह पढ़ना है ना, 12:30 हो गए। ठीक है, लास्ट करते हैं। देख याद लो रखना कि ये लास्ट था। हाँ ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में दिया है 2-3 स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सेकंड है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। सेकंड तो गलत है फॉर श्योर। हाँ, फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है। ये फॉर्मूला बता दो मुझे कोई, एमएलए का वोट कैसे होता है इसमें। ये एमपी के वोट के लिए क्या करते हैं कि उस स्टेट का जो पॉपुलेशन है और वहां पे जितना एमएलए सीट है उनको डिवाइड करके वैल्यू ऑफ एमएलए सीट निकालते हैं। और फिर इस तरह से जितने एमएलए निकले पूरे कंट्री में सबको ऐड कर देते हैं और फिर उसको जो पार्लियामेंट का नंबर है, एमपीज का नंबर है, वो डिवाइड करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म एमपी का वोट की वैल्यू आता है। मुझे लगता है कि एमएलए कैसे होता है, पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए इनटू में 1/1000। हाँ ये होता है एमएलए का, जहां तक मुझे याद है। 1/1000 जो करते हैं ना, वो कन्वीनियंस के लिए ही करते हैं बेसिकली, कि वो नंबर छोटा हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा करोड़ में होता है, समथिंग ऐसा। फिर एमपी का ऐसे होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमपीज, ऐसे होता है जहां तक। हाँ करेक्ट सेम ही। तो फिर एमएलए का वोट तो वेरी करेगा क्योंकि हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग होगा, नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा है, ये तो है ही करेक्ट। फिर एमपी ऑफ लोकसभा राज्यसभा हम टोटल नंबर देखते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं देखते, तो बी तो गलत होगा फिर। हाँ, बाकी कोई प्रेसिडेंट सिस्टम के बारे में बताना चाहे, इधर उधर कोई फैक्ट हो किसी को याद, बता दो कोई, फिर रैप अप करते हैं इसको। कल ही करते प्रेसिडेंट और क्वेश्चन आएंगे ना। सेंसस से पॉपुलेशन देखा जाता है इसका, मतलब 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में मतलब बताया गया था कि 1971 के सेंसस से ही ना इसका पॉपुलेशन होगा, और इसका टी सेट, और 26 तक कोई चेंज नहीं होगा इसके मतलब पॉपुलेशन सिनेरियो में। तो अभी हम 1971 वाला देख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 26 तक ये चलेगा। और इसका मतलब चैलेंज करना हो कि इलेक्शन वगैरह को, ये कहाँ हो सकता है स्पीकर का, इसका प्रेसिडेंट का, कि कोई दिक्कत वगैरह है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, हाई कोर्ट में नहीं। नहीं ठीक है, प्रेसिडेंट है तो फिर हाई कोर्ट में तो नहीं होगा।
और गवर्नर का काम होता है चैलेंज। गवर्नर का क्यों होगा, वो तो गवर्नमेंट के मर्जी पे है, डिस्क्रिशनरी पावर है ना वो। हम्म। ठीक है सर, कुछ फिर कल कंटिन्यू करते हैं, किसी को ऐड करना है अच्छा मुझे बताओ कि कोई भी नॉर्मल एमपी है तो उसमें अगर चैलेंज करना है तो कहाँ होगा, हाई कोर्ट होगा ना। और कौन चैलेंज कर सकता है? चैलेंज तो कोई भी कर सकता है ना, इसको लगे। हाँ, ऑप्शन देता हूं मैं कि चैलेंज करेगा जिसने वोट डाला है, ओनली फेयर कैंडिडेट, और सिटीजन ऑफ दैट लोकसभा। सिटीजन ऑफ लोकसभा, ये कैसा ऑप्शन है? सिटीजन कैंडिडेट और एक और ऑप्शन है वोटर। इसमें से कौन कौन कर सकता है? ऑल द वोटर ऑफ दैट लोकसभा। और एक कैंडिडेट और शायद। ऑप्शन है मोस्टली हु हैज वोटेड। पार्टी वाले लोग ही करते हैं एक दूसरे का यार, जहां तक मैंने देखा है। नॉर्मल सिटीजन तो ये काम करता ही नहीं। हाँ देखिए, इसका लॉजिक ये है ना कि कोई भी चीज को डिस्प्यूट वही कर सकता है जो उसका पार्टी है, और यहाँ पे वोटर भी पार्टी है, तो वो वोटर भी कर सकता है प्लस कैंडिडेट कर सकता है, दो लोग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, कल देखते हैं। ठीक है गाइस, चलो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु participated, and for those who are watching on YouTube, please like and share our channel. Thank you.